नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के कुछ अंश हैं ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत और बिल गेट्स के बीच। ये वाकई एक शानदार बातचीत थी। तो इसका मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिल गेट्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, फिलांथ्रोपी और कैपिटलिज्म पर उनका क्या टेक है। और सबसे जरूरी, इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो भविष्य में कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत की गहराई में उतरते हैं। हम गेट्स के इंडिया के साथ दशकों पुराने रिश्ते से शुरू करेंगे। सही है। तो गेट्स का इंडिया के साथ कनेक्शन कोई नया नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के दिनों से ही है। उन्होंने बताया कि कैसे वो आईआईटीज से मतलब स्मार्टेस्ट ग्रेजुएट्स को हायर करते थे। हाँ, और उन्हें सियाटल ले जाते थे और फिर वही लोग, वही टैलेंट वापस आकर इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट सेंटर्स की नींव रखता था। और आज ये सेंटर्स मेरे ख्याल से 4 शहरों में। हाँ, 4 जगहों पर, और उनमें लगभग 25,000 लोग काम करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सत्या नडेला का भी जिक्र किया, जो खुद इंडिया से हैं और आज माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं है। नहीं, ये इंडिया के टैलेंट पर भरोसे का भी रिश्ता है। सही कहा। और फिर ये रिश्ता गेट्स फाउंडेशन के जरिए एक बिल्कुल नए लेवल पर चला गया। गेट्स ने देखा कि इंडिया में एक तरफ तो इनक्रेडिबल टैलेंट है, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, खासकर हेल्थ केयर और गरीबी में। एग्जैक्टली। और यहीं से उनके फिलैंथ्रोपिक वर्क की शुरुआत हुई, है ना? बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया रोटा वायरस के टीके का। ये टीका अमीर देशों में बच्चों को आसानी से मिल रहा था, लेकिन इंडिया में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां नहीं पहुंच रहा था। हाँ, गेट्स ने इसे एक तरह का अपराध माना। इसीलिए उन्होंने इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम शुरू किया, ताकि इन टीकों को सस्ता बनाया जा सके। इतना सस्ता कि ये हर बच्चे तक पहुंचे। ये उनकी सोच दिखाता है। और ये सिर्फ टीकों तक ही सीमित नहीं था। एक और बड़े प्रोग्राम का जिक्र आया, आवाहन। हाँ, आवाहन। ये उस वक्त इंडिया में तेजी से फैल रही HIV महामारी को रोकने के लिए था। ये तो एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव रहा होगा उस समय। बहुत ज्यादा। गेट्स फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलके सेक्स वर्कर्स के बीच कॉन्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक जबरदस्त जमीनी अभियान चलाया। ये दिखाता है कि वो मुश्किल समस्याओं से दूर नहीं भागते। बिल्कुल नहीं। और एक फैक्ट जो शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, अमेरिका के बाद गेट्स फाउंडेशन सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में ही लगाता है। कितना, कोई अंदाजा? लगभग $1 बिलियन हर साल। और उनका मुख्य फोकस हेल्थ और एग्रीकल्चर पर है। वाह, तो ये तो हुई उनके काम की बात। लेकिन फिर निखिल ने बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिया। हाँ, उन्होंने वो सवाल पूछा जो आजकल हर कोई सोच रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल अमीर होना मतलब वेल्थ क्रिएट करना एक बुरी बात मानी जाने लगी है, एक एंटी रिच सेंटिमेंट है। तो ऐसे में फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों का अपने गिल्ट को कम करने का एक तरीका है? बहुत ही तीखा सवाल था। और गेट्स का जवाब भी उतना ही सोचने वाला था। वो कहते हैं कि फिलैंथ्रोपी का रोल वो काम करना है जो न तो सरकार कर सकती है और न ही मार्केट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसकी सबसे बड़ी ताकत है रिस्क लेना। सरकार को तो हर साल अपने नागरिकों को एक सेफ्टी नेट देना होता है। वो किसी अनप्रूवन आइडिया पर बड़ा दांव नहीं लगा सकती। और मार्केट? और मार्केट सिर्फ वही पैसा लगाता है जहां तुरंत मुनाफा दिखे। तो फिलैंथ्रोपी उस खाली जगह को भरता है। जैसे किसी नई बीमारी के टीके पर रिसर्च करना, जिसका कमर्शियल सक्सेस शायद पक्का ना हो। एग्जैक्टली। या कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाना जिसे अगर सफलता मिले तो सरकार उसे बड़े स्केल पर अपना सके। लेकिन फिर ये बहस कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की तरफ मुड़ गई। हाँ, और गेट्स ने बिना किसी झिझक के कहा कि वो कैपिटलिज्म का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि ये इनोवेशन को फ्यूल करता है। ये हजारों कंपनियों को आजादी देता है कि वो नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज ट्राई करें। और मार्केट को तय करने दें कि सबसे अच्छा क्या है, बजाय इसके कि कोई सरकारी अधिकारी ये तय करे। पर एक मिनट, क्या अनियंत्रित कैपिटलिज्म के भी अपने खतरे नहीं हैं, जैसे मोनोपोलीज का बनना? बिल्कुल है, और वो इस बात को मानते भी हैं। वो कहते हैं कि यहीं पर सरकार का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब सरकार का काम है रूल सेट करना? हाँ, मोनोपोलीज को रोकना और एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना ताकि जो लोग पीछे छूट जाए उनकी मदद हो सके। ठीक है, तो एक रेगुलेटेड कैपिटलिज्म का नजरिया है उनका। सही। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हमारे कई सुनने वालों का इंतजार होगा। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? गेट्स ने 2 बड़े एरियाज पर फोकस किया, क्लाइमेट चेंज और AI। क्लाइमेट चेंज में अपॉर्चुनिटीज,
ये थोड़ा अजीब लगता है। ज्यादातर लोग तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। और गेट्स इसे प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है, इसलिए इसे सॉल्व करने के मौके भी उतने ही बड़े हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ एरियाज गिनाए। पहला, बिजली बनाना। हमें सोलर सेल्स को और एफिशिएंट बनाना है, विंड पावर को सस्ता करना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में भी ब्रेक थ्रूज लाने। हाँ। दूसरा एरिया उन्होंने एग्रीकल्चर का बताया, जो इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। हाँ, मतलब चावल की खेती से जो मीथेन गैस निकलती है उसे कैसे कम किया जाए, या मवेशियों के लिए ऐसी वैक्सीन्स बनाना जो उनके इमिशंस को कम कर दें। हाँ। या फिर इंडस्ट्री में स्टील बनाने के लिए कोयले की जगह बिजली का इस्तेमाल करना। ऐसे 20-30 एरियाज हैं। पर एक 22 साल का युवा जो बैंगलोर में है, जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया तो है पर पैसा नहीं है, वो शुरुआत कैसे करें? ये तो सब अरबों डॉलर वाली प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ये, और गेट्स की सलाह बहुत सीधी है। वो कहते हैं कि शुरुआत में VCS के पास मत जाओ, किसी फिलैंथ्रोपिक सोर्स को ढूंढो। जैसे उनकी अपनी संस्था ब्रेक थ्रू एनर्जी। बिल्कुल, उनका एक फेलोज प्रोग्राम है जो सिर्फ एक अच्छे आइडिया पर ग्रांट देता है। आपको बिजनेस प्लान की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हम आप पर और आपके आइडिया पर दांव लगा रहे हैं। तो ये एक तरह का इनक्यूबेटर है, बहुत अर्ली स्टेज क्लाइमेट आइडियाज के लिए। सही। एक बार जब आपका आइडिया थोड़ा प्रूव हो जाता है, तब वेंचर कैपिटल फर्म्स आते हैं। और गेट्स का मानना है कि इंडिया में अच्छे क्लाइमेट आइडियाज के लिए कैपिटल की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का रोड मैप तो समझ आता है। अब आते हैं AI पर। आपने कहा था कि गेट्स इसके 2 रास्ते देखते हैं। हाँ, एक जो हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है और दूसरा थोड़ा डरावना है। पहले अच्छे वाले रास्ते की बात करते हैं। यूटोपियन व्यू क्या है? यूटोपियन व्यू ये है कि AI हमारी प्रोडक्टिविटी को आसमान पे पहुंचा सकता है। सोचिए, हर बच्चे के लिए एक पर्सनल AI ट्यूटर, जो उसकी लर्निंग स्पीड के हिसाब से उसे पढ़ाए। या हर इंसान के लिए एक AI हेल्थ एडवाइजर जो 24/7 उसकी सेहत पर नजर रखे। किसानों के लिए एक AI एक्सपर्ट, काम के घंटे कम हो सकते हैं। ये तो कमाल का भविष्य लगता है। तो फिर डरावना पहलू क्या है? डिस्टोपियन व्यू तब आता है जब AI इतना पावरफुल हो जाए कि वो व्हाइट कॉलर जॉब्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे। मतलब AI खुद कोडिंग करने लगे, लीगल एडवाइस देने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें सोसाइटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में फिर से सोचना होगा। काम का मतलब क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? हाँ, गेट्स को नहीं लगता कि ये अगले 20 साल में होगा, लेकिन वो कहते हैं कि GPT-4 की प्रोग्रेस देखकर वो खुद हैरान है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें क्या सलाह है? गूगल या OpenAI से compete करना तो नामुमकिन है। और यही पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट था। गेट्स ने साफ कहा, फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने की कोशिश मत करो। मतलब एक नया ChatGPT बनाने की रेस में मत पड़ो। हाँ, उसमें अरबों डॉलर लगते हैं। असली अपॉर्चुनिटी इन बड़े मॉडलों के ऊपर एप्लीकेशंस बनाने में है। इंडिया की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, इंडिया का लीगल सिस्टम जहां करोड़ों केस पेंडिंग है, क्या कोई AI टूल बनाया जा सकता है जो वकीलों और जजों को 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना दे? या किसानों के लिए उनकी अपनी भाषा में एक एडवाइजरी सिस्टम। अवसर इन निश एप्लीकेशंस में है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात उन्होंने कही, हो सकता है कि अमेरिका जैसा देश हेल्थ एडवाइस देने वाले AI पर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा दे। लेकिन इंडिया जो ज्यादा तेजी से नई टेक्नोलॉजी को अपना सकता है, वो इसका फायदा उठा सकता है। हाँ, ये इंडिया के लिए एक रेगुलेटरी एडवांटेज हो सकता है। बातचीत के आखिर में निखिल ने एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा कि अगर बिल गेट्स आज इंडिया में 25 साल के होते और उनके पास $1 लाख होते, तो वो क्या करते? उनका जवाब 1 सेकंड में आया, मैं एक AI कंपनी शुरू करता। और वो भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। हाँ, और इंडिया की लीगल बैकलॉग जैसी किसी एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम पे फोकस करते। उनका कहना था कि फोकस ही सब कुछ है। और उन्होंने अपनी सेहत के बारे में भी कुछ बताया। हाँ, ये एक हल्का पुल्का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि वो अब ज्यादा टेनिस और पिकल बॉल खेलते हैं। पिकल बॉल? हाँ, अमेरिका में आजकल इसका बहुत क्रेज है। और उन्होंने ग्रेल टेस्ट का जिक्र किया। ग्रेल टेस्ट? ये क्या है? ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। बस एक ब्लड टेस्ट से ये 50 से ज्यादा तरह के कैंसर का पता लगा सकता है, वो भी शुरुआती स्टेज में। वाओ, ये तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? मेरे लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली, कि असली इनोवेशन बड़ी कंपनियों से नहीं बल्कि स्टार्टअप से आएगा, जो क्लाइमेट चेंज जैसी मुश्किल समस्याओं पर काम कर रहे हैं। दूसरी, AI की दुनिया में रेस फाउंडेशनल मॉडल बनाने की नहीं, बल्कि उनके ऊपर भारत स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाने की है। और तीसरी सबसे जरूरी बात,
परोपकार सिर्फ दान देना नहीं है। ये वो जोखिम लेना है जो ना तो सरकार ले सकती है और न ही बाजार। बिल्कुल सही। उनकी सलाह बहुत क्लियर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और इंडिया की यूनिक नीड्स पर फोकस करो। किसी और की नकल करने के बजाय अपनी जमीन की समस्याओं को सुलझाओ। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार। गेट्स ने कहा कि एआई पहले से ही एक मामले में सुपर ह्यूमन है। हाँ, वो उन लाखों पन्नों के दस्तावेजों को पढ़ और समझ सकता है जिन्हें कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ सकता। सही है। तो सोचिए, जब इस सुपर ह्यूमन पढ़ने की क्षमता का इस्तेमाल मानवता की सबसे जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाएगा, जैसे कैंसर का इलाज खोजना या क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स को समझना, तो क्या-क्या संभव हो सकता है? ये सिर्फ जॉब्स रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ऑगमेंट करने वाली टेक्नोलॉजी है। और शायद असली अपॉर्चुनिटी वहीं छुपी है।